हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PAJ फ्रॉम चैम्पियंस IIT मेडिकल। और आज हम लोग क्लास 12th का टॉपिक को आगे ले जाके पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग कैसे क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं ना। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके थे कि वो जो होता है वो हमेशा दो चार्ज के बीच में होता है और उसका फॉर्मूला था K(Q1Q2)/R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि कोई भी अगर स्पेस में चार्ज है Q, कोई भी चार्ज है Q, तो हम लोग पढ़े थे कि इसके आसपास सराउंडिंग में इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलते थे। लेकिन इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहला चीज याद रखना है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कोई भी Q चार्ज का यहां से R डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +KQ/R, नेगेटिव चार्ज है तो -KQ/R। यानी पुट द वैल्यू ऑफ Q विथ साइन। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किए थे कि एक टेस्ट चार्ज को रखे थे, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाले थे और उसी फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड किए थे, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था उस पॉइंट पे। यहां क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कैपिटल Q लेते हैं, तो यहाँ कैपिटल Q होगा। ठीक है, अगर यहाँ एक Q टेस्ट चार्ज रखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, KQ/R²। तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग उसी पोटेंशियल एनर्जी को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला निकल के आएगा KQ/R²। यानी यहां से एक फॉर्मूला हो गया V = U/Q, यानी U = Q × V। यानी कि इस मेथड से अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, मान के चलो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो मान के चलो एक रीजन है, तो वहां पोटेंशियल दिया हुआ है कि भाई यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। तो अगर हम यहां पर एक चार्ज रखें Q चार्ज, तो इस Q चार्ज के पास, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो कितना आएगा, Q × 50 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज पहले समझना है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, KQ/R², प्लस है तो प्लस, प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। ठीक है, कैसे निकाला गया, तो एक टेस्ट चार्ज को लाया गया और दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया, उसी पोटेंशियल एनर्जी को उसी Q चार्ज से डिवाइड किए, तो फॉर्मूला आ गया KQ/R²। ये फॉर्मूला कहीं भी अगर किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है और उस पर एक चार्ज रख दिए, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी डिस्कशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं कि पोटेंशियल कैसे लिखते हैं चार्जेस के बीच में, ठीक है, वही चीज हम लोग देखेंगे अभी।
ठीक है, देखो अगर एक क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है और एक क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, एकदम सेंटर पे बोले पोटेंशियल कितना है, एकदम सेंटर पे ये डिस्टेंस अगर r ले लिया जाए और ये भी डिस्टेंस r ले लिया जाए तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड करना है, डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं देना है, तो हम बोलेंगे इस प्लस क्यू का यहाँ पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, इसका भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। अब ये मत समझना दोनों कैंसिल मारेगा, वेक्टर होता तो कैंसिल मार जाता डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा 2kq बाय आर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना इस पॉइंट पर, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता 0। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे, यानी एट एनी पॉइंट E इज इक्वल टू 0, लेकिन V 0 नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ये केस पॉसिबल है। अब तुम लोग एक केस ऐसा सोच के बताओ, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर V 0 होना चाहिए पर E 0 नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा केस हो सकता है? सोचो, बिल्कुल हो सकता है कि अगर यहां प्लस होता और यहां माइनस होता तो ये माइनस होता, तो दोनों को स्केलर ऐड करते तो V का वैल्यू आ जाता 0, लेकिन E यहाँ 0 नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता? क्योंकि इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा रेडियली आउटवर्ड, और उस माइनस Q पे अपनी तरफ ही होगा, तो E यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, और कितना हो जाएगा, इसका KQ बाय आर स्क्वायर, उसका भी KQ बाय आर स्क्वायर, तो आंसर होगा 2kq बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इसी साइड होगा, यानी ये भी केस पॉसिबल है। क्या ऐसा केस पॉसिबल है एट एनी पॉइंट? E इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब 0 है वहां पर। क्या ऐसा केस पॉसिबल है? सोचो थोड़ा, क्या ऐसा केस बना सकते हैं जहां E भी 0 है और V भी 0 है? सोचो थोड़ी देर। एक हम बताते हैं, ठीक है, समझना इस चीज। अगर यहाँ प्लस क्यू लिया जाए, यहाँ भी प्लस क्यू लिया जाए, यहाँ माइनस क्यू लिया जाए, यहाँ माइनस क्यू लिया जाए, और इस सेंटर पे देखा जाएगा, तो इस सेंटर पे देखा जाए तो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों कैंसिल मार गए। इस माइनस क्यू का इधर, उस माइनस क्यू का उधर, दोनों कैंसिल मार गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया। अब पोटेंशियल, इसका प्लस के क्यू बाय आर, इसका भी प्लस के क्यू बाय आर, दोनों ऐड हुआ, इसका माइनस के क्यू बाय आर, इसका माइनस के क्यू बाय आर, तो इसका प्लस ये माइनस कैंसिल किया, इसका प्लस ये माइनस कैंसिल किया, तो इसका V का वैल्यू कितना हो गया? 0, यानी ये भी केस पॉसिबल है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, एट एनी पॉइंट E is not equal to 0, V भी not equal to 0, ये तो कहीं भी पॉसिबल है। एक पॉइंट चार्ज ले लो प्लस Q, यहां से r डिस्टेंस पर V भी KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर, और E का भी वैल्यू KQ बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये सारा केस पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोटेंशियल वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि, और स्केलर है, एकदम सिंपली ऐड करना, याद रखना। तो अगर एक रिंग है, इसके सेंटर पे बात किया जाए, प्लस क्यू अगर चार्ज है, इसका रेडियस आर है, तो अगर सेंटर पे बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा एक दूसरे को डायमेट्रिकली कैंसिल आउट करता है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल देखा जाए तो यहाँ कैंसिल आउट होगा ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो सबका ऐड होगा, k dq1 बाय आर, k dq2 बाय आर, सबको ऐड करेंगे तो सबका k बाय आर कॉमन आ जाएगा,
तो यहां फाइनल आंसर आएगा KQ/R। जैसे याद करो पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे, सबका डिस्टेंस सेम है ना। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता कि भाई एक रिंग है और यहां से एक्सियल डिस्टेंस x पर इसका पोटेंशियल कितना होगा जिसका रेडियस r हो, तो ध्यान से देखो कि अगर ये रिंग है और एक्सियल डिस्टेंस है तो सारे चार्ज एक कोन बनाएगा। देखो तो सबसे डिस्टेंस अगर देखा जाए, और वो कोन का डिस्टेंस जो होगा, वो जो बनेगा वो डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस कितना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसे डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, रूट अंडर R² प्लस x²। तो ये सब आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल में कैसे करना है। अब याद करो, यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं। और याद करो वर्क डन, याद करो वर्क पर एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग पढ़ रखे हैं वर्क पर एनर्जी। और यहां हम लोग पढ़े कि U जो होता है Q इंटू V होता है। तो इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U क्या होगा, यहां से अगर बोले चेंज इन पोटेंशियल, तो Q तो कांस्टेंट है, यहां आएगा चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां लिखेंगे Q इंटू डेल्टा V, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, याद करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ठीक इसका नेगेटिव होगा, यानी कि यहां माइनस की जगह ये क्या आ जाएगा प्लस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। और इसमें एक स्टार मार्क लिखना है क्या, इफ, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वर्क इज डन वेरी स्लोली, तभी, क्योंकि अगर स्पीड से करेंगे तो कुछ हमारा वर्क एक्स्ट्रा लग जाएगा और वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो हमको काइनेटिक एनर्जी में जाना नहीं है। इसलिए वर्क अगर बहुत स्लोली डन है तभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये होगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एनी हाउ यही होगा, उसमें कोई तुम स्पीड करो चाहे धीरे करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाना है वो देखते हैं, और किस तरीके से बनाया जाता है वो भी देखते हैं। देखो, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा ही गया कि प्लस Q है यहां पर, यहां से R डिस्टेंस में एक स्मॉल Q चार्ज है, ठीक है, उसको उठा के ऐसे सर्कुलर पाथ में यहां लाना है, इस पाथ में यहां तक, और ये भी डिस्टेंस कितना है R, इस पाथ से लेके आना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ। तो पूछा इस पाथ में वर्क डन इन सर्कुलर पाथ नाम दे देते हैं फ्रॉम A टू B इन ब्रिंगिंग द चार्ज, कितना होगा। अब इसका देखो आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहला तरीका, पहला एक्सप्लेनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहां पर किसी का पोटेंशियल है या नहीं है, तो बोलेंगे एकदम है, क्योंकि यहाँ प्लस Q चार्ज है, तो इस प्लस Q चार्ज का यहाँ पोटेंशियल होगा। और कितना होगा, तो हम बोलेंगे कितना होगा यहाँ पर K
क्यू बाय आर, इतना ही होगा। अब यहां पर हम बोलेंगे ये हो गया, ये हो गया इनिशियल और ये पॉइंट हो गया फाइनल, और हमको पाथ से मतलब ही नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो हम यहां लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू वी फाइनल। यहां अच्छा, यहां भी इसका पोटेंशियल होगा, कितना होगा, यहां पर भी इसका पोटेंशियल होगा कितना, के क्यू बाई आर। अब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो जितना पोटेंशियल फाइनल का है वहां इतना इनिशियल का है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना आ गया, जीरो। ये पहला एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो कैसे दे सकते हैं। सेकंड, वर्क डन होता है, याद करो, फोर्स एफ एस कॉस थीटा। ये चार्ज को अगर हम ऐसे लेके जाएंगे, याद करो, तो जो फोर्स लगेगा वो तो उसको रिपेल मार रहा होगा, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमेशा सर्कुलर पाथ में हमेशा देखो, फोर्स इसको किधर करेगा, रेडियली आउटवर्ड ही मारेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। cos 90 कितना होता है, जीरो, वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि इसको हम ऐसे लेके जा रहे हैं इस पाथ पे, तो ये एक्सप्लेनेशन फेल हो जाता, क्योंकि सर्कुलर पाथ है नहीं, पर ये काम करता है अभी भी। तो ये फायदा देख रहे हो सिर्फ इस फॉर्मूले से। सर्कुलर पाथ में ये लग जाता, पर कोई आर्बिट्री पाथ में जाते तो हमको सिर्फ फाइनल और इनिशियल से मतलब है, तो ये होता। समझ में आया? अब इसी को समझते हुए समझना कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा। और एक डेरिवेशन पहले देख लेते हैं, है ना। तो डेरिवेशन कैसे करना है समझना इसको, ठीक है। और वो डेरिवेशन किसके बीच है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां उसका पोटेंशियल होना ही होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्योंकि अगर एक चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर उसका फील्ड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा, और उसका क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। तो हम लोग यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है कि नहीं। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो इसको समझना ध्यान से कि मान के चलो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, ई वेक्टर, किसी भी पॉइंट पर ई वेक्टर है, और एक क्यू चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस की। इसको ऐसे समझना है, ऐसे देखो कि अगर कहीं भी कोई चार्ज रखा है, कहीं भी कैपिटल क्यू मान लो रखा हुआ है कहीं भी, तो इसका हर जगह अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हर जगह का पोटेंशियल भी होगा। हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम एक छोटे से चार्ज को क्यू को डिस्प्लेस करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो जाहिर सी बात है हमको वर्क डन करना होगा, ठीक है। और वर्क डन करेंगे तो यहां का अगर पोटेंशियल V1 है तो यहां का पोटेंशियल V2 होगा। यानी कि अगर हम एक चार्ज को किसी भी पॉइंट से घिसका के कहीं लाते हैं तो कुछ पोटेंशियल चेंज होगा, कुछ पोटेंशियल चेंज होगा तो हमको वर्क डन भी करना होगा। तो वही चीज है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, तो अगर E में हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dr वेक्टर, छोटा सा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dr वेक्टर, तो एक छोटा सा पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो वही रिलेशन है, क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक चार्ज को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लें dr वेक्टर, बड़ा बड़ा लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर,
देन यहां लिखते हैं इफ वी डिस्प्लेस dr vector in some electric field, E vector, there will be change in potential. और वो कितना होगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर हम वर्क डन निकालें तो कोई भी क्यू चार्ज को, तो क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा F डॉट dr, याद करो ये छोटा सा वर्क होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा वर्क, ठीक है। अब ये फोर्स को हम लिख सकते हैं, याद करो Q इंटू ई डॉट dr वेक्टर। अब याद करो जो यहाँ फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो भी हम लोग वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में, जो भी वर्क होता है वो सारा का वर्क डन पोटेंशियल में जाके स्टोर होता है। तो dw को लिखेंगे माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू ई डॉट dr। Q नीचे आ जाएगा, माइनस du बाई Q इज इक्वल टू ई डॉट dr। u बाई क्यू को अगर हम v बोलते हैं तो du बाई क्यू को हम क्या बोलेंगे, माइनस dv इज इक्वल टू ई डॉट dr, या फिर बोल सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। ये चीज, तो ये वो फॉर्मूला है। इफ देयर इज some displacement dr vector in some electric field E, then there will be a change in electrostatic potential, और वो कितना है, dv। ठीक है, तो इसी से हम लोग को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन का चीज मिलेगा, इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। और आगे हम लोग इसी से ही जो हमारा शेल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो पोटेंशियल निकालना है, वो इससे निकालना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि किस टाइप से निकालते हैं, हम इसको मिटाते हैं जरा। देखो ये फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किए, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हर डायरेक्शन में हो सकता है, x y z। तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, उसका भी होगा x y z। तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, कैप लगा देता है, डॉट जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी तीन एक्सिस में होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, तुम तो पता है डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। तो समझना, ऐसे समझो कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं, यहां है x1 y1 z1, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे जाते हैं x2 y2 z2, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर v1 है और यहाँ का पोटेंशियल v2 है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए, और लिमिट्स ध्यान से देखना जी, क्योंकि गलती यही होगा लिमिट्स में ही। अगर हम इस पॉइंट को v1 बोलते हैं, यहां v1 से लेकर v2, तो v1 से v2 यानी हम कहां से कहां गए, x1 से x2, यहां जाएंगे y1 से y2 और यहां जाएंगे z1 से z2। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनाना है। तो एचसी वर्मा का 2-3 क्वेश्चंस देखना होगा, उसमें तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ, तो बताओ दूसरे पॉइंट का क्या है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, और एचसी वर्मा में तुम देखना, ठीक है, पढ़ते रहना। क्वेश्चन शायद 40-50 के बीच में वो क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन उसी टाइप से लेते हैं। और एक चीज और, इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो बाहर, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट, उसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 10 i कैप माइनस 20 j कैप प्लस 30 k कैप ले लेते हैं, कोई आर्बिट्री वैल्यू, और दिया हुआ है इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द पोटेंशियल एट 1, -1, 2। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है, और ओरिजिन पे बोला है, ओरिजिन का मतलब v एट 0,0,0 इज 0। जरूरी नहीं कि हर बार 0, क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए 0 ले रहे हैं, और पूछा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा कितना। तो हमको तो पता है भाई कि dv इज इक्वल टू माइनस EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz। अगर इसमें z कंपोनेंट नहीं होता तो z लेते ही नहीं फालतू का, और दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कहां से कहां? तो लिमिट देखना, मान के चलो कि इस पॉइंट को a बोलते हैं, ये 0,0, और इस पॉइंट को b बोलते हैं, और लिमिट लगाते हैं। यहां लगाते हैं VA और यहां लगाते हैं VB। तो A में x 0 है और B में 1 है, तो यहां जाएगा 0, 1, यहां जाएगा 0, -1, और यहां जाएगा 0,2। तो इसको जब dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ EX का कितना है 10 i कैप, 10 i dx माइनस 20 dy माइनस 30 dz। लिमिट नीचे तो 0, 0, 0 1, -1, 2। अब ये पूरा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ आई नहीं होगा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट था ना, 10 dx ये होगा। अब 10 dx का इंटीग्रेशन 10x होगा, तो यहां लिख देना। अब VB, तो VB हमको चाहिए माइनस VA तो पता है कितना है 0 इज इक्वल टू, यहां होगा माइनस 10x 0 से 1, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20y 0 से -1, और ये जाएगा माइनस 30z 0 से लेकर 2। तो VB इज इक्वल टू, लिमिट पुट करो तो यहाँ -10, यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा -60, तो कितना हो गया 80, 90, -90 वोल्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाना। अगर वो बोलता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ बस VB माइनस VA यही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ वेरिएबल दिया रहता तो वेरिएबल पुट करते और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते। तो इसमें हम लोग क्या निकालना है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और तुम उससे पोटेंशियल निकाल सकते हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि तुमको पोटेंशियल दे दिया जाएगा कि ये लो इस जगह का पोटेंशियल और बताओ कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला वही यूज करना है, डी क्योंकि यही रिलेशन दे रहा है E डॉट डी आर। तो हम यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ये लिखेंगे। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x y z तीनों में है, तो जब तीनों में रहता है तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्या कि अगर तुमको x कंपोनेंट चाहिए तो इसी को तुम डिफरेंशिएट करो, डेल हो जाता है पार्शियल, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ex निकलेगा। अगर तुमको EY चाहिए तो इसी को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, और अगर तुमको z कंपोनेंट चाहिए तो इसी को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट। तो EX, EY, EZ, और लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको लिखेंगे EX वाला I में जाएगा
y वाला j में जाएगा और z वाला k में जाएगा, इस टाइप से। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जब उसमें x y z तीनों चीज रहेगा और तुम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z तुम्हारे लिए कांस्टेंट रहेगा, जब y का करोगे तो x और z कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये दिया हुआ है पोटेंशियल और तुमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड ई कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हमको इसी क्वेश्चन में EX चाहिए था तो EX क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के, पहले तो माइनस लगा दो x के रिस्पेक्ट में, जब इसका करेंगे तो x कांस्टेंट है, x सॉरी इसके लिए करेंगे तो y कांस्टेंट और z कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट वहां आ गया इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस जब x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये पूरा y और z कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसको करेंगे तो z एक आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। ये समझ में आया? देखो फिर से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x को देखो और y बाकी सब कांस्टेंट, तो x को देख रहे हैं, ये y कांस्टेंट है, y बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये पूरा एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये EX आ गया। उसी टाइप से y के रिस्पेक्ट में करो तो माइनस, पहले x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस z कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 चला जाएगा। उसी टाइप से अगर z का किया जाए तो माइनस, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो 0 प्लस y इंटू 1 प्लस x इंटू 1, तो हम लिखेंगे E जो होगा वो कितना होगा, तो x में ये आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस पूरे में कॉमन ले लो तो लिखेंगे y प्लस z, i क्या प्लस इसमें क्या आ रहा है x प्लस z j कैप प्लस इसमें क्या आ रहा है x प्लस y k कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए एज अ फंक्शन ऑफ x y z। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड E एट 1,1,1 तो हम कुछ नहीं करते, मेरे पास पूरा फॉर्मूला आ चुका है E का, तो 1,1,1 डाल देते तो मेरे पास आता E एट 1,1,1 इज इक्वल टू माइनस 1 कितना हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k हो गया। अगर हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा जाता तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख देते, कितना आ जाता, E इज इक्वल टू रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ में आया? तो इसी टाइप तो आंसर आ जाता 2√3। तो इस पूरे टॉपिक से हम लोग क्या सीखें कि अगर इस फॉर्मूले से, ये मास्टर फॉर्मूले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो तुम उससे पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है तो तुम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल शेल, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं तो उसका पोटेंशियल भी पढ़ना होगा। तो उसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, तब जाके वहां निकलेगा। बिना इस कंसेप्ट के तुम डिराइव ही नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ पढ़ने के लिए फिर हम लोग को फ्लक्स पढ़ना होगा, ठीक है। फिर वो चीज पढ़ने के बाद हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर्स खत्म होगा, फिर कंडक्टर्स से पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस बता देंगे, उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे फ्लक्स गॉस लॉ, ये पूरा लिंक्ड है। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद फिर आगे कंडक्टर्स कैपेसिटर्स आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। घर में पढ़ते रहो, ठीक है। चलो।